J&K हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू और पूरी स्टेट में, रियासत में एक इसका अपना मकाम है। जम्मू बार एसोसिएशन पे हर जम्मू के रहने वाले की और इवन के पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों की भी नज़र इन पर रहती थी कि ये लोग अगर आगे आएँ तो हमारे कुछ मसले हल हो सकते हैं। हमारी बार के इलेक्शन को 2 साल से ड्यू है। हर सिविल सोसाइटी के मेंबर की इस बार की इलेक्शन में नज़र थी कि इलेक्शन नहीं हो रही है। 28 को इलेक्शन करवानी है 10 से 4 बजे तक। बैलेट पेपर एक प्रिंट करवाएंगे, उसमें पहले प्रेसिडेंट के आएंगे, अल्फ़ाबेटिकली नाम रखेंगे प्रेसिडेंट के लिए, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर जनरल सेक्रेटरी, फिर जॉइंट सेक्रेटरी, फिर कैशियर। कि मैं कोशिश ज़रूर होगी कि इलेक्शन ज़रूर फेयर होगी, किसी की कोई फेवरेटिज्म वाली बात ही, हम फैमिली है हमारी, कोई प्रेसिडेंट का कैंडिडेट आएगा मेरे लिए सभी बराबर है, जैसे पहले कुलीग थे वैसे आप कुलीग हैं। दर्शकों, टॉपिक टुडे के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। 28 अगस्त 2021 को जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शंस होने जा रहे हैं। और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की बात करें तो जम्मू की सिविल सोसाइटी के साथ हमेशा शाना बशाना और जम्मू के नाजुक मसले, और उसके अलावा अगर हम इतिहास पे नज़र वालें तो जम्मू की जितनी भी एजिटेशंस, या मैं ये कहूँगा कि जम्मू के साथ जब भी कहीं भेदभाव या किसी भी किस्म के ऐसे मसले सामने आए हैं तो बार एसोसिएशन का एक बहुत ही बड़ा रोल रहा है। इन इलेक्शंस के लिए बात करने के लिए आज हमारे प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं एडवोकेट सरदार सुरिंदर सिंह जी, जो कि चेयरमैन कम रिटर्निंग ऑफिसर हैं इन इलेक्शंस के। आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, बार एसोसिएशन की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का एक बहुत बड़ा इतिहास है, और हमने अक्सर देखा है कि जब भी जम्मू की बात करनी होती है तो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो अपना फ़र्ज़ जो है वो निभाती है। आपसे जानना चाहूँगा, पहले थोड़ा सा इतिहास के बारे में नज़र मारें कि ये जो बार एसोसिएशन है इसके इलेक्शंस कितने सीरियस होते हैं और पास्ट में जो बार एसोसिएशन का रोल रहा है। सबसे पहले तो मैं आपका और रजनीश जी का मशकूर हूँ कि आपने हमारे बार ऑफिस में तशरीफ़ लाई और हमारा ये प्रोग्राम कवर करने के लिए आए। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार अदा करना चाहता हूँ। J&K हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू और पूरी स्टेट में, रियासत में एक इसका अपना मकाम है। शुरू से ही जब कभी भी जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन तो हम हर महसूस करता होती भी थी, अब भी है, ऐसी बात नहीं है कि अब नहीं है, अब भी है। उस वक्त बार जम्मू बार एसोसिएशन पे हर जम्मू के रहने वाले की और इवन के पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों की भी नज़र इन पर रहती थी कि ये लोग अगर आगे आएँ तो हमारे कुछ मसले हल हो सकते हैं, और ऐसा हुआ भी है। जम्मू में जब इस वक्त तो टाइमिंग दरबार मूव का भी हो गया, टाइमिंग का भी हो गया, लेकिन पहले जो एक बार डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया था कि जो सेक्रेटरीट था वो श्रीनगर में रहना था, जम्मू में उसकी बंद, उन्होंने कहा जम्मू में कोई नहीं होगा। तो उस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज़ भी कुछ ना कर पाई, और फिर बार ने मसला लीड किया। उस वक्त हमारे प्रेसिडेंट थे श्री दया कुमार खजूरिया जी, और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उन्होंने इनको अपना लीडर माना, और हमने एजिटेशन की। उसमें उस वक्त लाला सूर्य प्रकाश गुप्ता जी थे, वो भी शायद वो लीड कर रहे थे। तो उस वक्त हमारे सीनियर एडवोकेट थे, जितने भी सीनियर एडवोकेट थे, और लाला सूर्य प्रकाश जी के पास बड़ा रोल रहा है इसमें। तो उस वक्त हमने 70-80 दिन हमारी वो एजिटेशन हुई, और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्टर जम्मू आए, उन्होंने इंटरवीन किया। फिर वो मसला थोड़ा हमारा सेटल हो गया कि सेक्रेटरी मूव करेगा एज इट इज़। अब तो ये है कि जम्मू में भी है और श्रीनगर में भी है। उस वक्त यही था कि सेक्रेटरी श्रीनगर रहेगा, इसलिए जम्मू बार का हमेशा एक ऐसा रोल रहा है सिविल सोसाइटी में जम्मू के लोगों के लिए, रियासत के लोगों के लिए। जहाँ भी कोई ऐसी बात आती थी तो जम्मू बार हमेशा आगे फोर फ्रंट पर रहती थी। उसके बाद एक बार फिर यही हुआ कि टाइमिंग का जो मसला था कि 10 से 4 अब तो हो गया है, 10 से 4 वक्त। उस वक्त भी बार रजिस्ट्रेशन की जम्मू में हमारे ऑफिस में, हमारे कोर्ट प्रेमिसेस में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम 10 बजे से लेकर 4 बजे, गर्मी बहुत होती है और ख़ासकर इन दिनों में तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी आती है। उस वक्त भी एजिटेशन हुई बार की, और बार ने सक्सीड किया और गवर्नमेंट ने अपना वापस लिया। उसके बाद आप 2008 में जो लैंड रो का वो मसला था, उस वक्त भी हमारे जो प्रेसिडेंट थे यहाँ, उन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया उस पूरे की। हमारे उस दिन उसमें 2-2.5 महीने हमारी कोर्ट्स बंद रही। हम बिल्कुल कोई काम नहीं करते बिल्कुल जम्मू के लिए। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जम्मू बार हमेशा ही सिविल सोसाइटी के लिए, जम्मू कश्मीर के आम लोगों के लिए हमेशा फोर फ्रंट पर रही है। जब कभी भी डिस्क्रिमिनेशन की बात हुई
कोई मतभेद की बात हुई तो जम्मू बार ने अपना पूरा रोल ईमानदारी से अदा किया है। सुरेंद्र सिंह जी, आपके जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, पिछले कई दिनों से आप इसकी तैयारियां कर रहे हैं, आपसे जानना चाहूँगा किस किस्म की तैयारियां हुई हैं, कहाँ तक आप अभी तक पहुँचे हैं? मैं इस बार ये कहूँगा जी कि हमारी जो इलेक्शन ड्यू थी ना, वो अप्रैल 2020 में थी। लास्ट इलेक्शन हमारी हुई थी अप्रैल 2019 में। उसके बाद कोविड आ गया, 1 साल हमारा वो गुजर गया। फिर 2020 में अप्रैल के बाद भी कोर्ट, फिर जब थोड़ा सा हालात नॉर्मल हुए तो जनवरी में शायद कुछ दिन कोर्ट्स खुले थे। तो उस वक्त एक पहले जो आउट गोइंग प्रेसिडेंट थे उन्होंने प्रेसिडियम कंस्टिट्यूट किया। जितने भी एक्स प्रेसिडेंट्स थे बार के, फार्मर प्रेसिडेंट बार के थे, उनकी उन्होंने एक टीम बना दी। उसमें मैं भी था क्योंकि मैं भी फार्मर प्रेसिडेंट बार का रह चुका हूँ 2 बार। तो वो टीम बन गई। उसके बाद प्रेसिडियम ने थोड़ी देर बार को खिलाया। उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि अब इलेक्शन करवानी है, हालात ठीक हो गए हैं, तो उन्होंने मुझे चेयरमैन कम रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट कर दिया फिर प्रेसिडियम ने। उसमें वेदराज वजीर जी एडवोकेट थे, सुनील शेट्टी थे, राजेश कोतवाल थे और जिन्हें भी सीनियर जो प्रेसिडियम के मेंबर थे उन्होंने में से कहा जी आप इलेक्शन करवाओ। तो मैंने जिम्मेदारी, किसी ने तो लेनी थी, चाहे मजबूरन ली चाहे, लेकिन जिम्मेदारी ले ली। तो उसके बाद 31 मार्च महीने में पहले ये नोटिफिकेशन निकाली थी कि हम इलेक्शन इसको अप्रैल में करवाएंगे। फर्स्ट नोटिफिकेशन जो निकली थी वो लगाए। उसमें कुछ नॉमिनेशन भी आए, 2-3 नॉमिनेशन 4 नॉमिनेशन भी आए, लेकिन फिर कोविड की वजह से हमारा वो लेट हो गया मसला। अब थोड़े 5 जुलाई को जब कोर्ट में रिज्यूम फिजिकल हियरिंग रिज्यूम हुई तो फिर हमने देखा कि थोड़ा वेट किया कि शायद दोबारा कहीं ना ऐसा हो जाए, लेकिन परमात्मा की खुदा की मर्ज़ी से ठीक हुआ। अभी अगर तो माहौल ठीक है, तो फिर हमने उसी नोटिफिकेशन को दोबारा रिवाइव किया। फ्रेश नोटिफिकेशन नहीं निकाली मैंने, वही नोटिफिकेशन से उसको कहा जी आप इतने वो उसके सिलसिले में 10 अगस्त को लास्ट डेट थी फॉर फाइलिंग नॉमिनेशन पेपर्स। जिन लोगों ने पहले नॉमिनेशन फाइल किया था, चाहे प्रेसिडेंट का हो चाहे सेक्रेटरी का, उनसे दोबारा नॉमिनेशन पेपर नहीं लिए। तो 10 को लास्ट डेट थी फॉर फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स। उसके बाद 12 को हमने स्क्रूटनी की, 13 को विड्रॉल थी और 13 को विड्रॉल किसी ने नहीं किया। तो अब हमारे पास हैं 15 कैंडिडेट्स, 4 हैं फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। उसमें अशोक शर्मा जी हैं, महेंद्र कुमार भारद्वाज जी हैं, रंजीत सिंह जी हैं और अपने निर्मल कोतवाल जी हैं। ये प्रेसिडेंट के लिए 4 कैंडिडेट हैं। इसी तरह वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी 4 हैं, महेंद्र पाल सिंह पाली, गुरजीत सिंह वज़ीर, प्रेम सिंह पवार और अमित गुप्ता। ये 4 हैं इसके लिए वाइस प्रेसिडेंट के। सेक्रेटरी के लिए भी हैं हिमांशु शर्मा, पहले वो जॉइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं, अब वो प्रेसिडेंट के लिए सेक्रेटरी के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक हैं वो अपने, नहीं सॉरी मैं एक भूल गया हूँ, वाइस प्रेसिडेंट के अमित गुप्ता नहीं है, वो सेक्रेटरी के लिए है। अमित वाइस प्रेसिडेंट चौथे जो कैंडिडेट हैं वो रोहित वर्मा हैं। रोहित वर्मा हैं। तो सेक्रेटरी के लिए 3 हैं, हिमांशु शर्मा, सुरजीत सिंह अंडोत्रा और अमित गुप्ता। आदित्य शर्मा एंड अतुल रैना ये जॉइंट सेक्रेटरी के। और कैशियर के लिए है अमनदीप सिंह और साहिल शर्मा, ये 2। अब स्क्रूटनी में इनके सबके पेपर्स हमने इन ऑर्डर पाए और ये फाइनल हो गए जी हमारे ये कैंडिडेट्स हैं। विड्रॉल किसी ने किया नहीं। तो अब लास्ट डेट हमने जो डिपॉजिट की थी वो 14 अगस्त को थी, डिपॉजिट ऑफ एरियर्स। उसके मुताबिक कुछ 1300-1400 के करीब जो लिस्ट टेंटेटिव लिस्ट फाइल की है, इशू की है कैंडिडेट्स को। उसके बाद जो सीनियर्स लोग हैं या जो जेन्युइन प्रैक्टिस करते हैं, बाहर थे कहीं थे, उन्होंने कहा जी हम टाइम पर डिपॉजिट नहीं करवा सके। मैंने उनसे एप्लीकेशन ली और कमेटी का इलेक्शन कमेटी मैंने कंस्टिट्यूट की है। उसमें 4 लोग हैं, एक वेद भूषण जी गुप्ता हैं, चंद्रशेखर गुप्ता हैं और किशोर कुमार हैं। 3 वो हैं, एक में 4 कमेटी की हमारी इलेक्शन टीम है। उसके बाद सीनियर्स हम किसी वक्त हमारे वो प्रेसिडियम के चेयरमैन थे वेदराज वजीर जी, वो भी उनसे भी सलाह लेते हैं, वो भी आए थे, वो भी कोऑपरेट करते हैं। तो अब 14 के बाद फिर वो हमने थोड़ा सा रिलैक्स किया और मुझे लगता है कि 100 के करीब और वकीला साहबान ने वो पैसे जमा करवाए हैं। इस वक्त आज की डेट में टोटल मुझे लगता है कि 1500 के हमारा कैंडिडेट वोटर है, 1500 वोटर है। तो 28 को इलेक्शन करवानी है 10 से 4 बजे तक। सुरेंद्र सिंह जी, एलिजिबल वोटर्स आप किन को मानते हैं? जैसे
हमने पहले भी देखा है, पास्ट प्रैक्टिस भी ऐसी है कि जब इलेक्शंस नज़दीक आते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो क्लेम करते हैं कि हम भी वोटर्स हैं। तो थोड़ा सा इस पे रोशनी डालें कि कौन वोटर है। वो ज़रूरी है। आपके माध्यम से मैं अपने सिविल सोसाइटी और अपने खासकर वकला साहब को ये ज़रूर कहूँगा कि इससे पहले जो इलेक्शन होती थी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि जो हमारे लेडीज़ एडवोकेट जिन्होंने एनरोलमेंट ले ली है, लाइसेंस ले लिया है, बार के हमारी मेंबर भी हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करती हैं, चाहे तो हाउस होल्ड लेडी हैं चाहे कहीं उधर। तो लास्ट दिन पे उनको वो हम देखते थे कि वो भी आ गई हैं। कुछ लोग ऐसे थे जो बिज़नेस करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने लाइसेंस, क्योंकि लॉ कॉलेज 3-4 हो गए, हर आदमी जो डिग्री लेके लाइसेंस ले लेता है, और हमारा बार का मेंबर बनने में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेंबर एनरोलमेंट हमारी होती है। तो वो हमने इस बार पहली बार डिसीजन लिया है कि उनको हमने रिस्ट्रेन किया है फॉर कास्टिंग वोट और पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन, जो नॉन प्रैक्टाइजिंग है। एक और बात की हमने जनरल हाउस में ये डिसीजन हुआ था कि ये जम्मू ठीक है, पेरेंट बार हमारी जम्मू की हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, लेकिन चूँकि जो दूसरी डिस्ट्रिक्ट वाइज बार्स हैं वो भी बार हैं, उसमें टैक्स बार भी आती है, रियासी है, उधमपुर है, कठुआ है, ये सभी लोग पहले इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते थे। तो उससे जनरल हाउस में भी हुआ और हम लोग भी फील कर रहे थे कि इलेक्शन ठीक फेयर नहीं हो सकती है। जो लोग रियासी में प्रैक्टिस करते हैं, जो लोग कठुआ में प्रैक्टिस करते हैं, जो लोग बाहर प्रैक्टिस करते हैं, उनको ये सिलेक्ट करने में यहाँ के कौन सा एलिजिबल अच्छा कैंडिडेट हमें प्रेसिडेंट का कैसे चुनना है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी। तो हमने इलेक्शन कमेटी से मैं आपको नाम बताए हैं उनके, इलेक्शन कमेटी में मैंने ये डिसाइड किया कि, और इसमें बाकी सीनियर्स एडवोकेट्स की तकरीबन आम यही सहमति थी कि नॉन प्रैक्टाइजिंग को इस साल वोटिंग राइट ना दिया जाए। तो वो हमने किया है, पूरी टीम ने किया है। और जो नॉन प्रैक्टाइजिंग थे, कुछ ने कहा जी हम पैसे, हमारी मेंबरशिप ले लो, वो मेंबरशिप हम फीस उन्होंने दे दी है, लेकिन मैंने कल भी शॉर्ट लिस्ट किया, जो नॉन प्रैक्टाइजिंग है उनको वोट हम लो नहीं कर रहे हैं। जो एक्चुअल प्रैक्टिस करते हैं हाई कोर्ट कम्प्लेक्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स में जम्मू में, वोज आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन एंड टू कास्ट देयर वोट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है वो आपने कही, और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जो एक कन्फ्यूजन रहता है हमेशा, इस बात से जो है वो क्लियर हो जाएगा। 1500 के आसपास आपने कहा, 1500 के आसपास, थोड़ा 10-20 बढ़ सकते हैं या कम हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा। तो मुझे बताइए कि अगर कोई शख्स चाहता है कि अभी इलेक्शंस में वक्त है और वो एलिजिबल है और अभी उसका नाम वोटर लिस्ट वगैरह में नहीं है, तो उसमें तरीका क्या है आप तक? उसमें तरीका हमने ये किया है कि जो हम जानते हैं, जो एक्चुअल प्रैक्टिस करता है, हमारा सीनियर एडवोकेट को रह जाए, अगर फर्ज करो कल मेरे पास दयाराम खजूरिया जी हैं, हमारे सीनियर एडवोकेट हैं, उनकी प्रैक्टिस मोर देन 50 ईयर्स है, उनको हमने किया है। और ऐसे सीनियर्स एडवोकेट जिन्होंने विद इन टाइम, जो हमने टाइम शेड्यूल फिक्स किया था फॉर डिपॉजिट ऑफ फी, उन्होंने पैसे जमा नहीं करवाए, अपने एरिया जमा नहीं करवाए। जैसे मैंने आपको पहले कहा, तो एक प्रेसिडेंट है कि जो एरिया में होगा वोट नहीं डालेगा, तो उनके हम ले रहे हैं। मैंने सोचा था कि बंद कर दें, लेकिन फर्ज को कोई जेन्युइन वोटर आता है हमारा, जो एक्चुअल प्रैक्टिस करता है, सीनियर है, कुछ एलिमेंट है उसकी, कुछ किसी वजह से नहीं कर रहा है, तो वो हम कर लेंगे। बार की इलेक्शंस में हमने देखा है कि कैंपेनिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है, तो किस तरह का? देखिए, मैं आपको इस बार एक बार हमने और नई बात की है इसमें। हमने कैंडिडेट्स की मीटिंग बुलाई थी परसों आफ्टर विड्रॉल। देखिए, पहले आपको भी पता है, आप लोकल हैं, ये भी लोकल हैं, सब लोकल हैं, पार्टीज फ्लोट होती थी बाहर, बैंक्वेट हॉल में, बाहर के होटल में 700-800 आदमी आ जाता था। उसमें वही कैंडिडेट, मजबूरी तो होती थी, इलेक्शन कैंपेन करनी है, तो उसमें ये होता था कि वो जो आम आदमी है, वो हमारी ये बड़ा एक्सपेंसिस होता है हमारे इलेक्शन में, 25-30-35 लाख तक खर्चा होता है बार के एसोसिएशन, पहले होता था। एक बार हमने इस बार ये डिसाइड की है कि कोई जो कैंडिडेट बाहर पार्टी देगा उसकी नॉमिनेशन कैंसिल कर देंगे। और एक और बात की है, फ्लैक्स पोस्टर वगैरह कितना खर्चा होता था पुलिस ने, वो बंद कर दिया टोटल। कोई कैंडिडेट फ्लैक्स नहीं डिस्प्ले करेगा, कोई कैंडिडेट पोस्टर नहीं लगाएगा। हम अपनी बार की तरफ से अपनी तरफ से 1-2 फ्लैक्स लगाएंगे बड़े, उनके मैंने लिए हैं, उनसे फ़ोटो भी लिए हैं, उनके नंबर भी लिए हैं। 4 प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जॉइंट सेक्रेटरी जितने भी पोस्ट के हमें 2 फ्लैक्स हम खुद डिस्प्ले करेंगे, उनके नाम, वोटर मोबाइल नंबर, फ़ोटो। उससे ये हो जाएगा कि जो ऐसे इलेक्शन में फजूल खर्चा होता था ना, वो हमने कटेल किया, इस बार इलेक्शन नहीं हो। दूसरी बात मैंने ये कही कि वो कहने लगे जी कि छोटे जो कार्ड होते हैं, मैं वो ठीक है, वो किसी को देना, लेकिन अब जो कंपेनिंग होती है ना,
वो बार हमारे इस हाई कोर्ट कम्प्लेक्स में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की कैंटीन्स में होती है। वहाँ कल भी एक किसी वकील साहब ने की है, कल भी कोई करने वाला है, कैंटीन में बैठते हैं या कि लेडीज़ बार में वहाँ बैठ जाते हैं, या हमारे 2 बार हॉल हैं यहाँ, बार नंबर 1 और बार नंबर 2, वहाँ वो बैठ के चाय का अरेंज करके अपनी पार्टी कर सकते हैं। लेकिन वो टोटली हमने बंद कर दिया। हमने एक टीम मैंने एक टीम बना कंस्टिट्यूट की ऑब्जर्वर की, जो ये पता करेंगे कि अगर फ़र्ज़ करो किसी पहले होटलों में होते थे, बैंक्वेट हॉल्स में होते थे पार्टी, 700-800 लंच डिनर होता था, काफ़ी खर्चा होता था, लेकिन उस खर्चे से कैंडिडेट्स भी इस बार जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो भी बच गए हैं। और एक प्रेसिडेंट बन जाएगा आगे के लिए कि आम आदमी अदरवाइज तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता ना, कोई 25-30 लाख रुपया खर्च करके कौन प्रेसिडेंट के लिए आएगा। तो इसलिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि नेक्स्ट जो इलेक्शन इसके बाद आएगी, अगर यही सिस्टम रहा तो हर आदमी कोशिश करेगा मैं भी इलेक्शन प्रेसिडेंट की लड़ लूँ। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत बदलाव लाया आपने, कोशिश की है। देखिए, मैं ये लीकेज तो आप हमेशा होती है, लेकिन मैं 100% तो नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि मेरी जो इलेक्शन टीम है उन्होंने भी बड़ी मेहनत की है। मेहनत करके हमने कोशिश की है कि बार की इलेक्शन जो है फेयर हो। किसी को कोई आज तक इस वक्त तक किसी कैंडिडेट को हमारे फंक्शनिंग पे कोई वो नहीं, हम जो भी करते हैं उनसे कंसल्ट कर लेते हैं, लेकिन उनको कन्विंस कर लेते हैं कि हमारी बार के लिए बेहतरी है, वकीलों के लिए बेहतरी है, ऐसा ना ऐसा किया जाए। मोड ऑफ वोटिंग वगैरह क्या रखा है आपने बैलेट्स के? हमने जो हमारा पहला ही वो चल रहा है कि बैलेट पेपर एक प्रिंट करवाएंगे, उसमें पहले प्रेसिडेंट के आएंगे, अल्फ़ाबेटिकली नाम रखेंगे प्रेसिडेंट के लिए, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर जनरल सेक्रेटरी, फिर जॉइंट सेक्रेटरी, फिर कैशियर। हो सका तो अगर उन्हें फ़ोटो भी प्रिंट करवाने ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग वकील हैं, खुद वकील हैं, एक दूसरे को जानते हैं। तो अल्फ़ाबेटिकली नाम एक की बैलेट पेपर आए, 15 कैंडिडेट हैं हमारे, 4 प्रेसिडेंट के लिए, जैसे मैंने बोला, 4 वाइस प्रेसिडेंट, 3 सेक्रेटरी, 2 जॉइंट सेक्रेटरी, तो 15 हैं। उनके उस एक ही बैलेट पेपर होगा। उस बैलेट पेपर पे कल मैंने बुलाया बैलेट उस प्रिंटिंग वाले को, उसको बैलेट पेपर तैयार करके, तो उसमें अल्फ़ाबेटिकली नाम आएंगे उसके, पहले उसका नंबर मेंबरशिप नंबर आगे आएगा, लेकिन जो सीरियल नंबर होगा वो अल्फ़ाबेटिकली आएगा। चाहे जूनियर को वो ऊपर आ जाएगा, लेकिन अल्फ़ाबेटिकली वो ठीक रहेगा, वही सिस्टम है। तो वो हमने वो डिसाइड किया। वेन्यू वगैरह क्या रहेगा? वेन्यू हमारा यही, हम एक तो हमारा ये लाइब्रेरी है, एक जो बायर रूम है यहाँ, एक पीछे कमरा है। देखेंगे अगर हम कोशिश करते हैं कि लेडीज़ का अलग रखा जाए। लेडीज़ एडवोकेट्स हमारी काफ़ी है, 100 से 200 के करीब स्ट्रेंथ है उनके लिए अलग बूथ बनाने का ख्याल है मेरा। सीनियर्स जो लोग हैं, जो सीनियर्स डिजिग्नेट हुए या सीनियर्स हुए या जिनकी 20 साल से प्रैक्टिस ज़्यादा है, उनके लिए अलग हो जाएगा। उनको जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए 3 तो इस वक्त हमारे पास हॉल हैं, एक ये सामने है, एक लाइब्रेरी है, एक पीछे है। अगर उसके अलावा भी अगर ज़रूरत पड़ी रश तो, क्योंकि पीओ हमने चीफ साहब से बात की है, वो कह रहे हैं इलेक्शन करवाओ, लेकिन पीओ SOP फॉलो करना है, उसमें थोड़ा डिस्टेंस भी मेंटेन करना। मेरा अगला सवाल वही था कि क्या वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का ख्याल रखा जाएगा? बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि उसके SOP उसका पूरा ख्याल रखेंगे डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए। अगर पोलिंग जो बूथ होगा उससे रश को कम करने के लिए, गैदरिंग कम करने के लिए अगर चौथा बूथ भी बनाना पड़ा तो बनाएंगे, क्योंकि वो हमने फॉलो करना है। SOP तो फॉलो करना है ना, गैदरिंग डिस्टेंस। अपने जो मेरे बाहर के 25-26 मुलाजिम हैं, जो PN क्लर्क वगैरह, उनको ड्यूटी लगाएंगे। वकील साहब जो हमारी टीम में जो मुझे असिस्ट करेंगे, उनको भी मैं कुछ अंदर बैठेंगे, कुछ बाहर करूँगा, वो उनको रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा डिस्टेंस रख के आप आएँ। तो कोशिश करेंगे कि पोलिंग बूथ पर रश ना हो और गैदरिंग ज़्यादा ना हो और ठीक ढंग से हो जाए। इस वक्त तक तो मेरा प्रोग्राम ये है। आगे कल कोशिश यही करेंगे कि हम SOP फॉलो करके ही करने। चीफ साहब ने ये कहा है कि अब उसको फॉलो करें, तो इसलिए। सुरेंद्र सिंह जी, कट ऑफ टाइम जो है वो 4 बजे का? 10 से 4 पहले हम पोलिंग का होगा 10 से 4। पहले हम उसी दिन काउंटिंग कर लेते थे, लेकिन लास्ट टाइम इलेक्शन जो 19 में हुई ना, वो थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। वो आपको पता होगा, ये मेरा सवाल उसी से मिलता था, इसीलिए मैंने ये पूछा। वो गड़बड़ हो गई थी, तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि नेक्स्ट डे छुट्टी है, 29 को संडे है, तो उस दिन काउंटिंग का जो करेंगे। तो ऐसे में बैलेट्स की सिक्योरिटी, क्योंकि रात है बीच में। देखिए, वो तो करेंगे कैंडिडेट्स। हम एक ऐसा कर सकते हैं, जितने हमारे पोस्टल बैलेट होंगे, मैंने अपने अभी डिस्कस नहीं किया, मैंने जो अपने सोचा है, 1 लाख में बंद, एक कमरे में बंद कर देंगे। वहाँ कैंडिडेट्स की जो ज़्यादा तो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स का ही होता है कि ज़्यादा, वो या तो कुछ ऐसा वाया मीडिया निकालेंगे या कुछ चेन ऐसी निकाल के सबको कहूँगा आप अपना एक ताला लगा दो। सुबह जब काउंटिंग शुरू करेंगे, अगर फर्ज करो हमारा बार का
आप रूम लॉक है, उसके कैंडिडेट्स के भी लॉक लगे हुए, चेन ले लेंगे ना बड़ी सी, दरवाजे गल, ये मैंने अपने माइंड में रखा हुआ है। तो अगर अदरवाइज वो फेथ करेंगे अगर कैंडिडेट्स, तो मेरे पे अगर फेथ करते हैं, इलेक्शन टीम में फेथ करते हैं, ऐसे आज तक तो किसी को कोई शिकायत नहीं है। और मैं यकीन दिलाना आपके ज़रिए ये यकीन दिलाना चाहता हूँ जितने भी हमारे कंटेस्टेंट कैंडिडेट्स हैं कि मैं कोशिश ज़रूर होगी कि इलेक्शन ज़रूर फेयर होगी, किसी की कोई फेवरेटिज्म की बात ही कोई, हम फैमिली है हमारी, कोई प्रेसिडेंट का कैंडिडेट आएगा मेरे लिए सभी बराबर है, जैसे पहले कुलीग थे वैसे अब कुलीग है। तो मुझे किसी से वही किसी से, लेकिन अगर फ़र्ज़ करो किसी कैंडिडेट को ये शक होगा जी रात को यहाँ बॉक्सेस रहेंगे तो इसमें ही होगा, तो मैं यही सोच रहा हूँ कि एक चेन बड़ी सी लेके दरवाजे के बाहर चेन लगा के सब कैंडिडेट्स को कहूँगा आप अपना एक एक ताला लगा दो। टाइम जो काउंटिंग ऑफिस कर लेंगे वो आएंगे, ताले खुलेंगे, उसके बाद चेक करवा के फिर काउंटिंग शुरू करेंगे। सुरेंद्र सिंह जी, मेरा बिल्कुल आखिरी सवाल, बार के इलेक्शंस को फेयर, ट्रांसपेरेंट और पीसफुल बनाने के लिए जो आपकी अप्रोच है, उसमें कहीं ना कहीं आपकी टीम और जैसे 1500 के आसपास जो वकला साहिबान हैं वो आपके साथ रहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उनको ताकि 28 अगस्त जो आपका वोटिंग डे है? देखिए जी, पीसफुल। मैं एक बात तो ज़रूर कहूँगा कि जो मेरी इलेक्शन टीम है ना, उन्होंने जिस जैसे मैंने किया, उन्होंने भी मेरे से कम काम नहीं किया है। नेक नीति से फैसले हमने लिए हैं यूनानिमसली। कोई भी मेरा मेंबर इलेक्शन का टीम का ये नहीं कह सकता है कि इसने कोई अपनी मर्ज़ी से कोई फैसला लिया है, चाहे वो विड्रा नॉमिनेशन का हो, चाहे डिपॉजिट का हो, कुछ भी हो। और आगे भी मैं उम्मीद करूंगा कि जो इलेक्शन टीम मैंने बनाई है उसके हमारे और भी सीनियर्स में सपोर्ट करते हैं, जैसे मैंने आपको जिक्र किया वेद वजीर जी का, वो पहले प्रेसिडियम थे अब नहीं हैं, लेकिन चूँकि मेरे सीनियर भी हैं, उन्होंने चेयरमैन भी थे, मैंने उनको वैसे भी उनको भी मैं हर तरीके अपने साथ यहाँ बिठा के करता हूँ। तो ऐसे अब भी उम्मीद करूँगा कि जो मेरे सीनियर्स हैं, जो मेरे साथी हैं, कोलीग्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, वोटर्स हैं, सभी को अपील भी करूँगा कि वो कोऑपरेट करें, SOP को फॉलो करें। और ईमानदारी से मैं जब कह रहा हूँ कि इलेक्शन ठीक होगी, फेयर होगी, तो उनको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि वो ऐसा करेंगे। और मैं भी आपके ज़रिए भी अपील करूँगा, करता हूँ, उसके बाद भी मैं मीटिंग्स में भी अदरवाइज़ भी कोई करके मैं अपील ज़रूर करूँगा कि वो ठीक ढंग से कोऑपरेट करें, ताकि इस बार के इलेक्शन को 2 साल से ड्यू है। हर सिविल सोसाइटी के मेंबर की इस बार की इलेक्शन में नज़र थी कि इलेक्शन नहीं हो रही है। हमारे वकला साहिबान भी काफ़ी परेशान थे कि इलेक्शन नहीं हो रही है, लेकिन किसी वजह से, जैसे मैंने आपको कहा है, पहले टाइम पे इलेक्शन हुई नहीं, उसके बाद कोविड लग गया, उसके बाद फिर दोबारा कोविड आ गया। तो मैं तो अप्रैल में ही इलेक्शन कराना चाहता था, लेकिन मजबूरी थी, क्योंकि दोबारा जब कोर्ट्स रिज्यूम हुई हैं 5 जुलाई को, तो उसके बाद 10 दिन मैंने वेट किया। अब मेरी एक बात, मैं 28 को भी नहीं करना चाहता था, मैं 14 को करना चाहता था, लेकिन 14 की प्रॉब्लम थी कि 15 को इंडिपेंडेंस डे था, सिक्योरिटी के रीज़न थे। फिर 21 को करना चाहता था, लेकिन 22 को रखड़ी है, क्योंकि गुलाब साहब कहने लगे रखड़ी में बाहर जाना ये, तो इसलिए मुझे 28 डेट जो है ये डिसाइड करनी पड़ी कि 28 को इलेक्शन कराएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि इलेक्शन ठीक ढंग से हो जाए, फेयर हो जाए। फेयर तो होनी है, ठीक ढंग से वकला साहब भी कोऑपरेट करेंगे, कैंडिडेट्स भी कोऑपरेट करेंगे। और मैं उनसे तवक्को भी करता हूँ, उम्मीद भी करता हूँ कि वो आज तक तो उनको कुछ शिकायत मिली नहीं है, आगे भी नहीं मिलेगी, तो वो भी मुझे कोऑपरेट करेंगे। एडवोकेट सरदार सुरेंद्र सिंह जी, आपने हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। ये थे एडवोकेट सरदार सुरेंद्र सिंह, और हमने आज बात की जम्मू एंड कश्मीर बार इलेक्शंस की और जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट बार इलेक्शंस की। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि जम्मू बार का बहुत बड़ा इतिहास है, और लेकिन एक बार इस बार जो हमें देखने को मिल रही वो ये है कि इलेक्शंस में काफ़ी बदलाव लाया गया है, सादगी जो है वो रखी गई है, और कोशिश ये की है कि हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो कॉम्प्लेक्स है उसी के अंदर ये हाई कोर्ट बार इलेक्शंस की जो गतिविधियां हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, जो है वो यहीं पे रहे। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।